वेलकम स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर स्मिता शर्मा और मैं आपको बीएससी पार्ट फर्स्ट का पेपर फर्स्ट पढ़ा रही हूँ, जिसके अंतर्गत हम यूनिट थर्ड कर रहे हैं। यूनिट थर्ड का हम सेकंड चैप्टर कर रहे हैं, जो सेंटर ऑफ मास से संबंधित है। सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, इन सभी से संबंधित है। अभी हम इस पार्ट में द्रव्यमान केंद्र पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने द्रव्यमान केंद्र का वेग क्या होगा, वो मतलब किस वेग से गति करता है, इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। उसका त्वरण क्या होगा और उससे संबंधित हमने जो नेसेसरी कंक्लूजन है, जो हम कंक्लूजन्स हैं, वो हमने ज्ञात किए थे। साथ ही साथ हमने एक बहुकर्ण निकाय के अंदर गतिज ऊर्जा जो है वो उसका क्या सूत्र रहेगा, इसके बारे में भी हमने अध्ययन कर लिया था। आज हम समानीत द्रव्यमान की अवधारणा को पढ़ेंगे कि समानीत द्रव्यमान यानी रिड्यूस्ड मास का कंसेप्ट जो है वो क्या है। तो रिड्यूस्ड मास का जो कंसेप्ट है वो एक्चुअल में एक फिक्टिशियस है, आभासी है, वास्तव में नहीं है। लेकिन असल में क्या है, जितने भी हमारे जो फिजिक्स के नियम वगैरह है वो एक कण निकाय के लिए ही बनाए गए थे। उसमें ये मान के चल रहे थे कि जो पूरा कण का जो द्रव्यमान है वो एक ही बिंदु पर केंद्रित है और उस पर जब बल लगता है तो वो उसी बिंदु पर ही केंद्रित रहता है। लेकिन वास्तव में तो हमारे जो पिंड है वो बहुकण निकाय होता है, बहुत सारे कणों से मिलकर बने हुए होते हैं। और हर एक कण को अगर हम देखें तो हर एक का द्रव्यमान अलग अलग होता है और उसकी पोजीशन जो है पूरे पार्टिकल में अलग, किसी एक मूल बिंदु के रिस्पेक्ट में अलग अलग होती है। तो ऐसी स्थिति में अगर बहुकर्ण निकाय को अध्ययन करना है हम उन्हीं पुराने फॉर्मूले से, तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, हमें उस बहुकर्ण निकाय को इस तरीके से चेंज करना पड़ेगा जिससे कि वो किस तरीके से बिहेव करे जैसे कि वो एक कर्ण निकाय है। तो इसके लिए हम बहुकर्ण निकाय का अध्ययन करने से पहले हम एक बार सरल कंसेप्ट लेते हैं। हम मान लेते हैं कि कोई ऐसा निकाय है जिसके अंदर दो ही कण हैं, ठीक है, टू पार्टिकल सिस्टम है, और उसको हम वन पार्टिकल सिस्टम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या उसके अंदर मास का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और बाद में उसको हम जनरलाइज कर लेंगे मैनी पार्टिकल सिस्टम के लिए, बहुकर्ण निकाय के लिए। तो हम ये मान लेते हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, समानीत द्रव्यमान की अवधारणा से द्विकर्ण तंत्र की समस्या को एक कण तंत्र की समस्या में बदला जा सकता है। यानी द प्रॉब्लम ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन पार्टिकल सिस्टम बाय द यूज ऑफ कंसेप्ट ऑफ रिड्यूस्ड मास। तो अब हम ये चीज पढ़ना चाहते हैं समानीत द्रव्यमान, तो पहले हम क्या लेंगे, एक तंत्र ले लेते हैं जो दो कणों से मिलकर बना है। हमने एक सिस्टम ले लिया, टू पार्टिकल सिस्टम ले लिया। अब किसी जड़त्वीय तंत्र में स्थित प्रेक्षक के लिए इन दोनों कणों की आपेक्षिक गति को आभासी कण की गति द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो हमने क्या करा है कि कोई इनर्शियल फ्रेम के अंदर कोई एक ऑब्जर्वर खड़ा है जो इन दोनों कणों की जो रिलेटिव मोशन है, दोनों की जो आपेक्षीय गति है, उसको उसने रिप्लेस किया है किससे, एक सिंगल पार्टिकल से। कोई आभासी पार्टिकल है, फिक्टिशियस पार्टिकल हमने ले लिया और उसकी गति से हमने उसको प्रदर्शित कर रहा है, ये करना है हमारे को, ठीक है। तो वो जो आभासी कण जो है, जो वैसा ही बिल्कुल बिहेव कर रहा है जैसा कि ये दो कण आपेक्षीय गति करते हुए बिहेव कर रहे हैं, उनका व्यवहार बिल्कुल वैसा ही, मतलब जो दो कणों का सिस्टम का व्यवहार है बिल्कुल वैसा का वैसा ही उस आभासी कण का व्यवहार हो, तो उस आभासी कण का जो द्रव्यमान होगा वो द्रव्यमान हमारा समानीत द्रव्यमान कहते हैं। इस आभासी कण के द्रव्यमान को द्विकण तंत्र का समानीत द्रव्यमान या रिड्यूस्ड मास कहते हैं। अब ये रिड्यूस्ड मास ज्ञात कैसे करेंगे, ये हम अध्ययन कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने क्या करा, एक टू पार्टिकल सिस्टम ले लिया जिसमें दो पार्टिकल्स हैं और उनका जो मास है वो हमने m1 और
m2 ले लिया, और किसी क्षण वो जिस जगह पर है उनकी जो पोजीशन है ओरिजिन से, वो हमारी मूल बिंदु से उनकी पोजीशन r1 और r2 है, और इन कणों पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा, और इसका मतलब क्या हो गया, इन कणों के मध्य केवल आंतरिक म्यूचुअल इंटरेक्शन, अन्योन्य क्रिया बल ही कार्य कर रहा है। अब ये इसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, इसका एग्जाम्पल हमारा बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अर्थ एंड मून, पृथ्वी और चंद्रमा। ठीक है, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये 2 पार्टिकल सिस्टम की तरीके से बिहेव करते हैं। इन सभी का हम प्रैक्टिकली एक बार अध्ययन करने के बाद हम इनको भी कंसिडर करेंगे आगे। तो अब ये मान लिया क्योंकि 2 कण हैं तो और बाह्य बल कोई कार्य नहीं कर रहा उस पे, और अन्योन्य क्रिया बल ही कार्य कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में एक अन्योन्य बल कार्य करता है। तो एक बल 1 से 2 पर लगता है और 2 से 1 पे लगता है। ठीक है, तो माना कि कण m1 पर पारस्परिक बल F21 कार्य करते हैं। ये बल दोनों कणों के मध्य विस्थापन सदिश के अनुदिश कार्य करते हैं। तो इनकी डायरेक्शन क्या होगी ये देख लीजिए। ये हमने 2 पार्टिकल्स ले लिए m1 और m2, इनके ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर जो है स्थिति सदिश r1 और r2 है, और उन दोनों के बीच को ज्वाइन करने वाला जो विस्थापन सदिश है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वो r12 लिख लो चाहे r21 लिख लो अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, और इसी दिशा के अलोंग ही हमारे बल कार्य करता है F21 और F12। ठीक है, तो 1 द्वारा 2 पर लगाया गया F12 और 2 द्वारा 1 पर लगाया गया F21, तो ये दोनों म्यूचुअल फोर्सेस कार्य करते हैं। तो अब हम इसके अंदर दोनों जो m1 और m2 है इसके गति के समीकरण हम लिख लेते हैं। तो देखिए गति का समीकरण क्या होता है, F बराबर m इंटू ए, तो हम इसके अंदर 1 बाय 1 लिखते हैं। तो पहले हम किसका लिख रहे हैं, m1 कण m1 पर, तो कण m1 पर 2 द्वारा लगाया गया बल है, तो F21 जो है वो किसके बराबर होगा, m इंटू ए, तो m कौन सा हो गया m1 क्योंकि फर्स्ट पार्टिकल पर बल लग रहा है, और d स्क्वायर r 1 अपॉन डी टी स्क्वायर, ये इसका त्वरण हो गया। ठीक इसी प्रकार m2 कण पर जो बल है वो 1 द्वारा लगाया गया है, तो F12 हो गया, और उसको हम लिख सकते हैं m2 d स्क्वायर r2 अपॉन डी टी स्क्वायर। अब समीकरण 1 और 2 को हम थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस रूप में समीकरण 3 और 4 के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर m1 को हमने दूसरी तरफ भेज दिया, ऐसे ही इसमें m2 को दूसरी तरफ भेज दिया। ठीक है, अच्छा अब हम इसके अंदर देखिए चित्र के हिसाब से r12 का मान निकालते हैं। तो r12 का जो मान है वो क्या हो जाएगा, त्रिभुज नियम से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास यहाँ पर ये r1 इस दिशा में है, r2 इस दिशा में है। ठीक है, तो हम r12 का मान यहाँ पर ज्ञात करते हैं। तो त्रिभुज नियम लगाते हैं हम, तो त्रिभुज नियम क्या कहेगा, r12 जो है वो क्या हो जाएगा, r2 में से r1 को घटा दिया। अब 2 बार हम इस समीकरण 5 को 2 बार अवकलित करते हैं, तो एक बार अवकलित करेंगे तो dr12 अपॉन डी टी बराबर dr2 अपॉन डी टी माइनस dr1 अपॉन डी टी हो जाएगा, और पुनः अवकलन करने पर आपको समीकरण 6 प्राप्त होती है, यानी डी स्क्वायर r12 अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर r2 अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर r1 अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों के मान, क्योंकि डी स्क्वायर r2 अपॉन डी टी स्क्वायर और डी स्क्वायर r1 अपॉन डी टी स्क्वायर के मान हमने समीकरण 3 और 4 में निकाल रखे हैं, ये मान हम यहाँ पर रख देंगे। तो रख देते हैं, रख दीजिए, ये देखिए ये समीकरण 7 में मान हमने रख दिए। अब इसके अंदर क्योंकि ये जो बल है F12 और F21 ये कौन से हैं, अन्योन्य क्रिया बल है, म्यूचुअल इंटरैक्शन फोर्सेस है। तो म्यूचुअल इंटरैक्शन फोर्सेस न्यूटन के तृतीय नियम से, थर्ड लॉ से क्या होता है, इक्वल एंड ऑपोजिट होती है। तो न्यूटन के तीसरे नियम से F21 जो है वो माइनस ऑफ F12 होती है। तो हम क्या करते हैं, किसी एक फोर्स को दूसरे के बराबर रख देते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा,
मैंने F21 की जगह -F12 रखा तो ये भी पॉजिटिव हो गया, और मेरे पास ये आ गया F12 अपॉन M2 प्लस F12 अपॉन M1, है ना, कुछ इस तरीके से आ गया। F12 दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर रह गया 1/M2 प्लस 1/M1। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करा तो हमारे पास क्या आ गया, d²R12 अपॉन d² बराबर F12 ब्रैकेट के अंदर M1 प्लस M2 अपॉन M1 M2, कुछ इस तरीके से हो गया। और F12 हम अगर निकालना चाहे तो F12 क्या हो जाएगा, M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 d²R12 अपॉन dt²। इसको M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2, ये जो बड़ी सी टर्म है ये केवल मास डिपेंडेंट टर्म है, और इसको मैं म्यू लिख देती हूँ। ठीक है, तो ये जो म्यू जो मैंने लिखा है यहाँ पे, जो ये म्यू है वो क्या है, M1 अपॉन M2 M1 प्लस M2 द्विकण तंत्र का समानीत द्रव्यमान है। ये क्या हो गया, ये है रिड्यूस्ड मास ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम। तो यहाँ पर एक्चुअल में ये मैंने मास क्यों कंसेप्ट किया, क्योंकि ये मास के ऊपर ही डिपेंडेंट है। और ये जो समीकरण 8 है ये हमारी क्या है, ये हमारी द्विकर्ण निकाय में केवल जो पारस्परिक बल है उनके आपेक्षिक गति के में अगर हम उसको रिप्लेस कर दे एक सिंगल पार्टिकल से, तो उस गति को ये रिप्रेजेंट करती है। यानी d²R12 अपॉन dt² उसके एक सिंगल पार्टिकल से रिप्लेसमेंट को शो करती है। एक सेकेंड, तो इसमें हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि ये कंक्लूड कर सकते हैं कि द्विकण तंत्र में केवल पारस्परिक बलों के कारण कणों की आपेक्षिक गति किसी जड़त्वीय तंत्र के प्रेक्षक के सापेक्ष उस एक कण के गति के तुल्य होती है जिसका द्रव्यमान दोनों कणों के समानीत द्रव्यमान के बराबर होता है। अब ये भारी भारी शब्द का एक सीधा सा मतलब ये है कि अगर कोई 2 पार्टिकल सिस्टम है, द्विकर्ण निकाय है, तो उसके अंदर किसी जड़त्वीय निर्देश तंत्र से, मतलब किसी इनर्शियल फ्रेम से ऑब्जर्वर वाले जब देख रहा है तो उसको जो उन कणों के बीच में जो आपेक्षिकीय गति होती है, बलों के पारस्परिक बलों के कारण जो आपेक्षिकीय गति होती है वो किसके बराबर होती है, वो बिल्कुल उसी समान उसको दिखाई देगी यदि हम उन दोनों कणों के बजाय हम एक उन दोनों कणों का समानीत द्रव्यमान लेकर अगर हम गति की समीकरण लिखे तो वो बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे 2 पार्टिकल सिस्टम की होती। यानी हमने क्या करा, 2 पार्टिकल सिस्टम को 1 पार्टिकल सिस्टम से रिप्लेस कर दिया। तो इस तरीके से ये आपका 2 पार्टिकल सिस्टम सिंगल पार्टिकल सिस्टम में बदल गया। अब इसमें 2-3 हम कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। उसमें से पहली कंडीशन है यदि M1 जो है M2 से बहुत ज़्यादा बड़ा हो। ठीक है, जैसे पृथ्वी और चांद की बात करें, पृथ्वी का जो द्रव्यमान है चांद के द्रव्यमान की तुलना में बहुत ज़्यादा बड़ा है ना। तो यदि द्विकण तंत्र के एक कण का द्रव्यमान M1 दूसरे कण के द्रव्यमान के तुलना में अत्यल्प हो, जैसे पृथ्वी उपग्रह तंत्र, मतलब अर्थ सैटेलाइट, सैटेलाइट का मतलब चांद भी हो सकता है और कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी हो सकता है। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में जो समानीत द्रव्यमान का फॉर्मूला तो यही रहेगा, हम इसमें से M2 को कॉमन ले लेते हैं। तो M2 को कॉमन लेंगे तो क्या होगा, या डिवाइड कर देते हैं डिनोमिनेटर को, तो ये हो जाएगा 1 प्लस M1 अपॉन M2। इसको भी हम M1 तो ये रहने देते हैं और इसको ऊपर ले जाते हैं, तो ये क्या आ जाएगी, ये वाली जो समीकरण है ये क्या रूप ले लेगी, ये हमारी हो जाएगी, M1 तो रहेगा ही रहेगा, है ना, और साथ में ये जो टर्म है 1 प्लस M1 M2,
m1 अपॉन m2। ये जो टर्म है इसको अगर आप ऊपर लेकर जाओगे तो ये आ जाएगी -1। ठीक है, ये आपका m1 है ही। तो अब ये इस पे बायनोमियल थ्योरम लगाएंगे और हायर टर्म्स को अगर हम निग्लेक्ट करेंगे तो ये टर्म क्या रह जाएगी, 1 माइनस m1 अपॉन m2। तो यहाँ पर ये आ गया m1 1 माइनस m1 अपॉन m2। ये चीज हो गई। तो अब आपने यहाँ पर इसमें देखिए ये चीज आ गई आपकी, है ना। लेकिन हमने क्या माना है, m2 तो m1 से बहुत ज्यादा बड़ा है ये माना है। तो m2 डिनोमिनेटर में है, इसका मतलब क्या हो गया, ये राशि तो एकदम नगण्य हो गई। इसको छोड़ देते तो म्यू का मान क्या हो गया, केवल m1 के अप्रोक्सीमेटली बराबर हो गया। ठीक है, तो अर्थात ऐसे द्विकण तंत्र में के समानी द्रव्यमान का मान तंत्र के छोटे कण के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। ये हमने कंडीशन फाइंड आउट कर ली। अब दूसरा केस है, अगर दोनों मासेस बराबर हो। तो दोनों मासेस बराबर है, इसका मतलब उनको हम केवल कॉमन m के बराबर लिख ले में। ऐसे में फॉर्मूले में अगर हम वैल्यू लगाए तो ये तो हो जाएगा m² और ये हो जाएगा 2m। तो ये कट जाएगा तो m अपॉन 2 आ जाता है। तो यानी अगर दोनों कणों का द्रव्यमान समान हो तो ऐसे में जो उनका दोनों का जो समानी द्रव्यमान है वो प्रत्येक कण के द्रव्यमान का आधा होगा। ये हमने पढ़ लिया। अब ये जो रिड्यूस मास का जो कंसेप्ट है इसके कई सारे अनुप्रयोग है, एप्लीकेशंस है, उनका हम अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहला जो अध्ययन हम करेंगे वो है रिड्यूस मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो यानी हाइड्रोजन एटम के अंदर एक रिड्यूस्ड मास का कंसेप्ट जो है, रिड्यूस्ड मास से अगर हम कैलकुलेशन करें तो कैलकुलेशन हमारे ज़्यादा सही आते हैं, बजाय उसके कि एक्चुअल हम पार्टिकल जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है उनको ऐड करके हम मास टोटल मास निकाले। उसके बजाय उससे जो कैलकुलेशन से जो रिजल्ट्स आते हैं उसकी बजाय अगर हम रिड्यूस्ड मास लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स, अप्रोप्रिएट रिजल्ट्स आते हैं। तो इसका रिड्यूस्ड मास हम कैसे निकाल सकते हैं, हम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 2 पार्टिकल सिस्टम है तो उनका हम रिड्यूस मास निकालेंगे, जैसे हमने ऊपर वाला कंसेप्ट लिया है उसी आधार पर। तो हाइड्रोजन एटम में बेसिकली होता क्या है, एक प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में और एक इलेक्ट्रॉन उसके बाहर चक्कर लगाता रहता है। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं और दोनों कूलम फोर्स के कारण कूलम फोर्स से एक दूसरे से ज्वाइंट रहते हैं और वो उसके कारण चारों तरफ चक्कर लगाता है। हम इसके अंदर सपोज कर लेते हैं कि प्रोटॉन का जो मास है वो mp है और जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो me है। तो इस द्विकण तंत्र के समानी द्रव्यमान का मान क्या होगा, जैसे हमने पहले ऊपर निकाला है बिल्कुल उसी आधार पर mp अपॉन me होल अपॉन mp प्लस me हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर भी हमें मालूम है प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है। तो इस कारण से हम इसको भी वैसे ही सिंप्लीफाई करते हैं। mp को मैंने इसमें कॉमन ले लिया, mp कट गया तो ये केवल me अपॉन 1 प्लस me अपॉन mp आ गया। अब इसको मैं ऊपर लेके चली गई तो ये -1 के फॉर्म में आ गया और हम इसमें द्विपद प्रमेय लगाते हैं और हायर टर्म्स को हम निग्लेक्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, me ब्रैकेट में 1 माइनस me अपॉन mp। ठीक है, अब क्योंकि mp का मान me की तुलना में बहुत ज़्यादा है, ये देखिए हमारे को यहाँ पे तो एक्चुअल में पता ही है कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है और प्रोटॉन का मास है उन दोनों के बीच में 1 अपॉन 1836 का रेशो रहता है। अगर हम ये रेशो यहाँ पर लगाते हैं तो ये मान तो बहुत ज़्यादा छोटा होगा 1 की तुलना में, तो इसको हम निग्लेक्ट करेंगे तो म्यू जो है वो me के बराबर ही होगा, यानी इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर ही होगा। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻³ kg। तो यानी इसका मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन एटम के समानी द्रव्यमान का मान
यानी रिड्यूस्ड मास का जो मान है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 0.06% कम होता है। अब ये एक्चुअल में जब मेजर किया गया तो उसका जो रिड्यूस्ड मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास से भी 0.06% कम होता है। तो यद्यपि ये अंतर बहुत कम है, लेकिन इसका प्रभाव परमाणुीय क्रियाओं में दिखाई पाया गया है। तो जैसे जैसे जब हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की रेखाओं की आवृत्ति की गणना करते समय इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का प्रयोग करें तो त्रुटि आती है, और अगर समानीत द्रव्यमान का प्रयोग करते हैं तो कोई त्रुटि नहीं आती। तो इस कारण से ये जो कंसेप्ट है ये अपना सही है। तो ये हमने पहला एग्जाम्पल कर लिया। ये पहला एग्जाम्पल क्या है? ये एग्जाम्पल है हमारा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन एटम का जो सिस्टम है। अब दूसरा हम एग्जाम्पल करेंगे रिड्यूस मास ऑफ ड्यूट्रॉन। तो ड्यूट्रॉन जो होता है वो हमारा क्या है? एक्चुअल में तो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई का एक आइसोटोप है, ठीक है, समस्थानिक है। तो उसमें क्या होता है? ड्यूट्रॉन के अंदर एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। तो ड्यूट्रॉन के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो 2 पार्टिकल सिस्टम है उसका रिड्यूस मास भी निकाला जा सकता है। अब कैसे निकालेंगे? इसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन 2 पार्टिकल सिस्टम हो गया। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हम Mn मान लेते हैं और प्रोटॉन का द्रव्यमान Mp मान लेते हैं। तो वही समानीत द्रव्यमान का जो फॉर्मूला है उसमें Mn Mp लगा देंगे, तो म्यू बराबर Mn Mp अपॉन Mn प्लस Mp हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का द्रव्यमान करीब करीब बराबर होता है, तो दोनों मास पार्टिकल्स बराबर हैं, तो हमारा जो रिड्यूस मास है वो कितना प्राप्त होगा? Mn अपॉन 2, जैसे हमने पहले कैलकुलेट किया हुआ है। और हमें क्योंकि Mp का मान मालूम है, मास मालूम है, तो उसका आधा कर लिया, तो 0.8368 इंटू 10⁻⁻27 kg प्राप्त होता है। तो यानी ड्यूट्रॉन का जो रिड्यूस मास है वो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के मास का आधा होता है। और ये अगर हम उसको अप्लाई करें जो कैलकुलेशन वगैरह है प्रिसाइज कैलकुलेशन में, तो ये पाया जाता है कि रिड्यूस मास को यूज़ करने पर ज़्यादा एक्यूरेट और अप्रोप्रिएट रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। अब इसी प्रकार से इसका थर्ड एग्जाम्पल हम कर सकते हैं रिड्यूस मास ऑफ अर्थ एंड सैटेलाइट, या अर्थ और मून की बात करें। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हमें मालूम है पृथ्वी का मास अगर हम me ले और कोई सैटेलाइट उपग्रह का जो द्रव्यमान है वो ms ले ले, और हमें पता है पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह चक्कर लगाता रहता है और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये इनमें फोर्सेस गति होती है इसके अंदर। तो गुरुत्वीय बल जो है उनके बीच में लगेगा वो म्यू d² ReS अपॉन dt² यही रहेगा, और समानीत द्रव्यमान जो है वो me ms अपॉन me प्लस ms रहेगा, जहाँ पर ये d² ReS अपॉन dt² जो है वो उपग्रह का पृथ्वी के सापेक्ष, यानी इट इज एक्सेलरेशन ऑफ सैटेलाइट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ होगा। अब इसको भी इन्होंने थोड़ा फोर्स के अंदर ही करा है, हम अलग से भी कर सकते हैं इसको सिंप्लीफाई, बिल्कुल पहले की भांति ही सिंप्लीफाई करा है। ms को कॉमन ले लिया, फिर बाइनोमियल थ्योरम लगा के 1 माइनस ms अपॉन me निकाल लिया। फिर हमने ये कह दिया क्योंकि ms का मान me की तुलना में बहुत ज़्यादा छोटा है, तो ms ये वाला जो मान है इसको निगलेक्ट करेंगे तो केवल ms रह जाएगा। तो आपका जो fs का जो फोर्स का जो फॉर्मूला है उसमें केवल ms ही आता है। अगर उपग्रह चांद है तो उसकी जगह mm लगा सकते हैं, तो यहाँ mm आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने ये समानीत द्रव्यमान जो है उसके कंसेप्ट को हमने पढ़ लिया, और ये बार बार प्रयोगों द्वारा ये प्राप्त हुआ है कि ये जो रिड्यूस मास का जो कंसेप्ट है इसको यूज़ करने से हमें ज़्यादा सही मान प्राप्त होते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम कोणीय ये बल आघूर्ण और कोणीय ये एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे। बल आघूर्ण और कोणीय संवेग के बारे में हम चर्चा करेंगे।
धन्यवाद।